तो हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल सब मजामा। देखो यार, ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। मैंने अपनी साइड से मक्कारी नहीं किया, तो तुम लोग भी अपनी साइड से मक्कारी मत करना, ठीक है। चैप्टर का एक बार मैंने तुम्हें अच्छे से सारा कुछ बता दिया है, तो चैप्टर को एक बार 1.5 की स्पीड पे ज़रूर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। कंपाइल करके 2 घंटे लगेंगे, बट पूरा चैप्टर मक्खन क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए और इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब आगे करना तो तुम लोगों को ही पड़ेगा ना भाई, समझ आ रही है बात। तो चलो आज देखते हैं और इस चैप्टर का जय सिया राम किया जाए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। अगर तुम प्लांट के बारे में जानोगे, कौन सा प्लांट, अगर तुम जैसे सपोज करो तुम तुलसी के बारे में जानते हो कि यार इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों को हेल्थ में ये फ़ायदा करता है, तभी तो तुम तुलसी को यूज़ कर पाते हो ना। तुम्हें टर्मरिक के बारे में पता है कि यार ये स्किन में ग्लो लाता है, ये मेडिसिनल यूज इसका ये है कि ये हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं काढ़ा वाढ़ा बनाने में। तो ये जब तुम्हें पता है, दर्द हो तो उसमें लगाने में, तो ये जब तुम्हें पता है तभी तो तुम उसे यूज कर सकते हो ना। वही कह रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इंडस्ट्री के बारे में जानने में, और इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। नाउ देखो, दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। भैया, अगर आप किसी के बारे में सही से जानिएगा तभी तो आप कहीं और बताओगे ना, समझ आ रहा है बात। अगर आप मेरे बारे में जानते हो कि मैं अमीश प्रभात हूँ, मैं आप लोगों का बायो ट्यूटर हूँ, नीट के लिए पढ़ाता हूँ, तभी तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप मेरे बारे में क्लासीफाई कर सकते हो ना। तो पहले क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब कोई आपसे पूछे कि अमीश प्रभात क्या करता है, आप बोलोगे कि यार वो जेई मेंस का टीचर, ऐसे नहीं होता, समझ आ रही बात। तो बस वही चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies। क्या? तो सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ मिला है तो तुम उसे रिसर्च करने के लिए तुम क्या करोगे, उसे कलेक्ट करोगे, ठीक, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करोगे, तभी तो तुम उसके बारे में बता सकते हो ना। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। सही बात है, कोई खास बात इसमें है नहीं। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। तो अब मान लो जब तुमने एक बार उसके पीछे काम कर लिया तो तुम क्या करोगे, तुम उस स्पेसिमेन को एक जगह इकट्ठा करोगे, एक जगह पे प्रिजर्व करोगे, और उसके बारे में जो डिटेल नॉलेज है उसे वहाँ पे लिख के रख दोगे, ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हें कहीं पे फिर से सेम स्पेसिमेन दिखे तो तुम उसके पीछे फिर से तो मेहनत करने नहीं जाओगे ना, समझ आ रही है बात। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। कहाँ पे, तो मान लो कि कोई ऐसा प्लांट है जो इंडेंजर्ड है, जो विलुप्त होने के ही कगार पे है, तो उसके बारे में अब मान लो आज है कल ना रहा, तो और उसके बारे में हमें अगली पीढ़ी को भी नॉलेज देनी है, तो हम क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ही एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, डायनासोर है, ठीक है। डायनासोर आज के डेट में एक्सटिंक्ट है, एनिमल का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। डायनासोर आज के डेट में एक्सटिंक्ट है, लेकिन हमें बताना है, तो हम क्या किए हैं, उसे उसके प्रिजर्वेटिव्स को कलेक्ट करके एक जगह पे रख लिए ना, उससे हमें बताने में आसानी होती है। Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimen। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसे हम लोग इकट्ठा करके एक जगह पे स्टोर करते हैं और उस स्पेसिमेन को भी स्टोर करते हैं। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दीज एड्स। अब इसके बारे में देखो क्या क्या है। जैसे सबसे पहला आ गया तुम्हारा क्या, सबसे पहला आ गया हर्बेरियम। मैं कलर चेंज मार देता हूँ। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets। कोई प्लांट है उसे तुम लाके डायरेक्ट अगर रखना चाहो तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेगा, लेकिन अगर उसे तुम ड्राई होने दिए, सूख गया, तो उसका जितना भी मैक्सिमम क्या होता है, वाटर ही तो होता है ना यार, तो वो वाटर जो उसका था वो उसमें से निकल गया, ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो गया, वाटर खत्म हो गया। अब उसे हम लोग प्रेस कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो वो और पिघल जाएगा,
ठीक है, और जब वो पिचक जाएगा उसके बाद उस स्पेसिमेन को हम लोग प्रिजर्व करके रख देंगे। तो देखो, फर्दर दीज सीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ICBN या ICZN ने सेट कर रखा है, जिस बेसिस पे उसे कलेक्ट करके प्रिजर्व करना है। ठीक है, दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑन हर्बेरियम सीट। अब ये जो हर्बेरियम सीट है ना, इसके बारे में एक चीज़ जान लो कि हर्बेरियम सीट का लेंथ और ब्रेड्थ 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच होता है। ठीक है, इस हर्बेरियम सीट की लंबाई चौड़ाई 11.5 इंटू 16.5 इंच की होती है। इंच ध्यान रखना, वहाँ पे 11.5 इंटू 16.5 सेंटीमीटर भी आ सकता है। ठीक है, बट वो गलत है। बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। रिपोजिटरी मीन्स स्टोरेज। ठीक है, द हर्बेरियम सीट्स ऑल्सो कैरी अ लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब और कहाँ से उसे कलेक्ट किया गया, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स। ये तीनों नेम क्या क्या, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उस जिस जगह पे वो मिला है वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, और फिर उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली कौन सी है, और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसे किसने कलेक्ट करा है। यार जो कलेक्ट करने वाला है उसे भी तो तुम क्रेडिट दोगे ना, तो उसका भी तो नाम होना चाहिए ना। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो अब मान लो एक बार अगर तुमने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है, और उसे तुमने कलेक्ट कर लिया, अब अगली बार तुम्हें जब भी वो दिखेगा तो तुम उस सीट को देखोगे, 11.5 इंटू 6.5 इंच के सीट को देखोगे, और उसे देखने से उस प्लांट के बारे में तुम्हें सारा आइडिया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलो आगे, आसान चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, देखते हैं। अब आते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। अभी तक तुमने क्या करा है, तो मार के और उसके बाद उसे रख दिया है प्लांट को। अब आते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। These specialized gardens have collections of living plants for reference. Most important thing is, वहाँ पे हम मार के कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे लिविंग प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर नोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड each plant is labeled indicating its botanical या साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। क्या है, तो अगर तुम कभी भी कोई भी बॉटेनिकल गार्डन गए होगे, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ दिखेगा कि जो भी प्लांट लगा हुआ है उसके आगे में एक सीट लगी है और उस पर उसका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो वो प्लांट डेड नहीं है ना, वो प्लांट तो जिंदा है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, लिविंग प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, बट उसे खत्म होने से बचाना, इसके लिए बोटेनिकल गार्डन मेनली काम आता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है जो कि दिया हुआ है, क्या है, तो क्यू में है बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू, इंग्लैंड। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। और NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। NBRI लखनऊ, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, और बोटेनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। ठीक है, ये जरूर से याद रखना। चलो, म्यूजियम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा था, हर्बेरियम, प्लांट आया, ड्राई किया, प्रेस किया, चिपका दिया, और एक 11.5 इंटू 16.5 इंच के सीट पे उसके बारे में सारा नॉलेज डाल के उस प्लांट को वहाँ चिपका के छोड़ दिया। दूसरा, बोटेनिकल गार्डन, प्लांट्स लिविंग थे, लिविंग प्लांट को उस इन्वायरमेंट में रखा गया था जहाँ पे वो सस्टेन कर सके, और वहाँ पे उसके बारे में उस प्लांट के आगे में एक सीट लगा के और उस पर सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए गए थे। अब आते हैं म्यूजियम में। म्यूजियम जो चीज़ बोटेनिकल गार्डन में लिविंग हो रहा था, म्यूजियम में वो हर चीज़ को रखा जाता है और उसे डेड फॉर्म में रखा जाता है। किस फॉर्म में, तो डेड फॉर्म में। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कॉलेजेस में, जहाँ पे तुम्हें सपोज करो मेडिसिन की पढ़ाई करानी है, ठीक है, या फिर अगर कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है तो उसे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई करानी, सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस, तो उन जगहों पर इसे रखा जाएगा। आई एम सॉरी। Museum have collections of preserved plant and animal specimen
फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। क्या कह रहा है कि वहाँ पे प्रिजर्व प्लांट, ठीक है, जो प्लांट खत्म होने के कगार पे हैं या जिनके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन सारे प्लांट या एनिमल को वहाँ पे रखा जाता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल, नाइदर प्लांट नोर एनिमल, ये भी गलत है। आइदर प्लांट और एनिमल, ये भी गलत है, ठीक है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। कहाँ पे रखते हैं? कंटेनर या फिर जार में, जिसमें क्या होता है? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो होता है, ये होता है तुम्हारा फॉर्मलिन का सॉल्यूशन, फॉर्मलिन का सॉल्यूशन। और फॉर्मलिन ही क्यों होता है? तो फॉर्मलिन स्टॉप्स, या स्टॉप्स से अच्छा वर्ड हो जाएगा प्रिवेंट, ठीक है। प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू। अगर तुमने किसी मेढक को या किसी जानवर को फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में डाल दिया तो आज से 15 साल के बाद भी वो वैसे का वैसा ही मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि टिश्यू का डिग्रेडेशन रुक जाता है और वो जिस फॉर्म में तुमने रखा था वो उसी फॉर्म में तुम्हें आज से 15 साल के बाद भी दिखेगा। पीला कलर का सॉल्यूशन देखा होगा ना यार लैब में, पीले कलर का, हल्का पीला कलर का होता है, जिसमें कि तुम्हारे सांप, चूहे, मेढक जिनको भी रखा जाता है तो उन्हें फिर बार बार निकाल के दिखाया जाता है। बड़ा मजा आता था कॉलेज टाइम, है ना। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पीसीमेन। अभी तक तो हमने क्या बात करा? अभी तक तो फॉर्मलिन सॉल्यूशन में रखा, यानी लिक्विड फॉर्म में है, बट उसे ड्राई स्पीसीमेन के रूप में भी रखा जाता है। अच्छा, अगर हमें इंसेक्ट को रखना है तो क्या करेंगे? ये तो हो गई प्लांट और एनिमल की बात। इंसेक्ट को रखना है तो इंसेक्ट को एक इंसेक्ट बॉक्स आता है, उसमें पिन लगे होते हैं, तो उस बॉक्स में उसे डाल के और उसे रख दिया जाता है, ठीक है, पिनिंग करके, ताकि वो गिरे नहीं, पिन करके और उसे उसमें रख दिया जाता है। इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, पहले कलेक्ट करा, फिर उसे मारा और उसके बाद उसे पिन कर दिया। जहाँ पे पिन करके उसे चिपकाया है उसके नीचे में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। क्या कह रहा है? अगर तुम्हें, अब यार बड़े जानवर हैं, ठीक है, बड़े जानवर हैं, उन्हें तुम्हें प्रिजर्व करना है, तो ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम उन्हें बॉक्स में या जार में डाल के रख दोगे या इंसेक्ट बॉक्स में डाल के रख दोगे, नहीं रख सकते ना। तो उनके ऊपर में लेयरिंग कर दी जाती है, ताकि जब लेयरिंग हो जाएगी तो उसका भी जो टिश्यू है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आने से बचा, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आने से बचा तो वो भी तो प्रिजर्व रह जाएगा ना। समझ आ रही है बात? इस कारण से उसके ऊपर स्टफिंग कर दी जाती है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ skeleton ऑफ एनिमल्स टू। अब जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड कंडीशन में ही मिला है तो उसका ढांचा तो बचा हुआ है, उसे भी हम लोग म्यूजियम में रख सकते हैं, ठीक है, कोई खास बात नहीं। चलो अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो इन्वायरमेंट में वो कोई भी जानवर रहने का आदी है, ठीक है। मान लो जैसे राइनोसोरस है, उसे पानी वाले इन्वायरमेंट में रहना है, ठीक है। मान लो तुमने किसी पोलर बियर को लिया, वो पोलर बियर को तो खैर रख ही नहीं पाओगे, मान लो, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा आइस वाला इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो कहाँ से पैदा करोगे। मान लो तुमने किसी दूसरे एनिमल को पकड़ा, जैसे टाइगर को पकड़ा, टाइगर को अब जंगल में रहने का आदत है, तो उसके लिए जंगल क्रिएट करना। राइनोसेरस को पानी में रहने का आदत है, उसके लिए थलथली एरिया जो होता है, मार्सी एरिया जो होता है, तो उसके लिए उस टाइप का एरिया क्रिएट करना। अगर बत्तख है, बत्तख के लिए पानी वाला एरिया तैयार करना ताकि वो उसमें आसानी से रह सके, ठीक है। तो उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में ना रख के उसे रखा तो जाता है आर्टिफिशियल हैबिटेट में, बट उस आर्टिफिशियल हैबिटेट में उसे उस तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराई जाती है जैसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो एडेप्टेड है। समझ आ गई बात? तो देखो, दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स। है तो वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड है तो प्रोटेक्टेड ही होगा ना, अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स। अब उसे अगर हम रख रहे हैं तो उसके फूड हैबिटेट के बारे में जानेंगे, एंड बिहेवियर, और उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट लेके उसे समझने की कोशिश करेंगे। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। अभी मैंने बात करा, जैसे कोई बत्तख है, उसे पानी चाहिए तो उसे पानी, वहाँ जू में जो बत्तख होगा उसे भी पानी में रखने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दीज पार्क्स। और जाहिर सी बात है यार, हम लोग अपने घर के भाई बहन लोग को भी तो लेके वहीं जाते हैं ना, जू घुमाने ले जाते हैं ना, ठीक है। चलो।
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, की। अब देखो की क्या होता है। तो की ये होता है ना, अगर मुझे किसी एनिमल को या प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अगर मुझे किसी प्लांट को या एनिमल को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे। जैसे मैं तुम्हें अभी एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मैंने तुमसे बात की लायन की, ठीक है। अब लायन के बारे में अगर मैंने तुमसे पूछा तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि सेल प्रेजेंट या सेल अब्सेंट। तो लायन चूंकि एनिमल है तो सेल क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा, है ना। तो इस बेसिस पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आ गए ना, सेल प्रेजेंट है या सेल अब्सेंट है। उसी तरह एक कैरेक्टर से समझ गए, दूसरा कैरेक्टर मैं तुम्हें देता हूँ, ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है। तो तुम जाहिर सी बात है क्या बोलोगे, हेट्रोट्रॉफ बोलोगे। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक की में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जिन्हें कहा जाता है लीड। तो एक लीड अगर सही हुआ तो उसके दूसरा जो लीड होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आया। उसी तरह अगर मैं एक और तुम्हें एग्जांपल दूं, इसी लायन की ही बात करते हैं। लायन में ही मैं बोलता हूं कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो तुम जाहिर सी बात है क्या बोलोगे कि मल्टी सेलुलर है। और अगर ये मल्टी सेलुलर है तो यूनिसेलुलर वाला क्राइटेरिया जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया ना। अब समझ आई बात। तो की एनालिटिकल होता है और की में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम लोग लीड कहते हैं। एक लीड जैसे ही सही होगा दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब उसी बेसिस पे देखो क्या लिखा है, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. The keys are based on the contrasting character. यही जैसे मैंने तुम्हें लायन का एग्जांपल दिया, और यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ये उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ये जो तुम्हारा दोनों पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, उसे हम लोग कहते हैं कपलेट। और कपलेट का ये दोनों जो अलग अलग कैरेक्टर है उसे हम लोग कहते हैं लीड। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, जैसे ऑटोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ दोनों अपोजिट ऑप्शन है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। जैसे लाइन के केस में मैंने बोला ऑटोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ, तुमने बोला हेट्रोट्रॉफ, जैसे तुमने बोला हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ वाला ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर मैं तुमसे किसी भी टेक्सोनॉमी रैंक पे बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, किंगडम ही लेते हैं। अगर मैं तुम्हें किंगडम बोलूं तो किंगडम में क्या होगा, प्लांटी है या एनिमेलिया है। तो हर रैंक पे, हर टेक्सोन पे, हर कैटेगरी पे ये डिवाइड हो जाता है। तो सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। हर रैंक पे अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिक के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज। अरे वाह, ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया। चलो अब है यहाँ चार, कौन कौन सा, फ्लोरा, मैनुअल्स, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मोनोग्राफ एंड कैटेलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। देखो एक एक करके बात करते हैं। फ्लोरा, किसी एक एरिया को ले लो, जैसे मैं अभी तुम लोगों को पटना में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो पटना में जितने भी तरह के, जितने भी टाइप के प्लांट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे। मैं अगर उन सारे प्लांट की बात करूं तो वो सारे प्लांट मिलके कहलाएंगे फ्लोरा। मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रेजेंट जितने भी तुम्हारे प्लांट होंगे, ठीक है, वो कहलाएंगे फ्लोरा। अब देखो दूसरा है तुम्हारा क्या, मैनुअल्स। अब मैनुअल्स क्या होता है, तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि पटना में एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लेसी मीजोकार्प है, कार्प प्रेजेंट, स्मॉल इन साइज, रेड पेरिकार्प। अगर मैं
तुम्हें ये एक हिंट दूं तो इससे तुम कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लीची की। ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लीची की। और अगर मैं तुम्हें ये हिंट देता हूँ और उसके बाद अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये कैरेक्टर जिन जिन प्लांट में है उसे डिस्क्राइब करो, तो तुम लीची को डिस्क्राइब कर दोगे। ठीक है, तो ये कहलाता है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, अब उसका ये पढ़ लेते हैं। पहले फ्लोरा का देख लो। फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सही बात है, कैसे अभी देख लेंगे। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, जैसे मैंने अभी पटना का बात करा। दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। एक एरिया में मौजूद सारे प्लांट स्पीसीज के बारे में बताने वाला कौन है, तो वो है फ्लोरा। अब आते हैं मैनुअल्स पे। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। जैसे मैंने अभी तुम्हें एक बताया था, एक प्लांट का मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन दिया, तो तुम एक स्पीसीज जो कि लीची है उसके बारे में उसके कंक्लूजन तक पहुंच गए। ये कहलाता है तुम्हारा क्या, ये कहलाता है मैनुअल्स। उसी तरह एक और है मोनोग्राफ। ठीक है, मोनोग्राफ क्या करता है, मोनो नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो मीन्स होता है सिंगल। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन, ये तुम्हें किसी एक टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कौन, मोनोग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब बच गया कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग क्या होता है वो देखते हैं। अब बच गया कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, कैटलॉग ये एक स्मॉल बुकलेट है। ठीक है, क्या है, एक छोटा सा बुक होता है जिसमें कि साइंटिस्ट ने उनका पब्लिकेशन एंड टाइटल ऑफ बोटेनिकल लिस्ट, ये उस बुक में दिया होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर होता है यहाँ समाप्त। अगर तुम्हें अभी भी कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7667506760। ठीक है, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम इस नंबर पे कॉल मत करना, कॉल नॉर्मली रिसीव कर नहीं पाऊंगा, तो तुम इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने नाम के साथ। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो तुम मेरे से पूछ सकते हो, मोस्टली एट नाइट। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों। अच्छा लगा तुम लोगों को पढ़ा के भी, तुम लोगों से इंटरेक्ट करके भी। कुछ लोगों के कॉल्स भी आए थे कि सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा कंटेंट था। तो तुम लोग भी बता सकते हो कि तुम्हें कैसा लगा या नॉट। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो बस इतना ही है, बाकी कुछ खास है नहीं। रह गया क्वेश्चन का बात, तो वो मैं तुम्हें कल लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास मैं तुम्हें कल अच्छे क्वेश्चंस मैं तुम्हें कल प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद ये चैप्टर करेंगे द एंड, और आ जाएंगे अपने दूसरे चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।